आज मैं कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, जिसमें हमें रेड हल्क की फाइट को दिखाया गया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इस कहानी की शुरुआत में हमें थेडियस रोज को दिखाया जाता है, जो अब अमेरिका के न्यू प्रेसिडेंट बन चुके हैं। वो एक भाषण के दौरान सभी को बताते हैं कि हमारी दुनिया काफी बदल चुकी है। कभी कोई एलियन एक चुटकी में आधी आबादी मिटा देता है, तो कभी सेलेस्टियल आइलैंड उभरने लगते हैं। इसीलिए हम महफूज तभी रह पाएंगे जब हम एक होंगे। वो सभी देशों के साथ अलायंस बनाना चाहते हैं। न्यूज वालों के द्वारा उन पर सवाल उठाए जाते हैं, क्योंकि रोज ने जनरल पद के दौरान काफी गलतियां की। वो कभी भी सुपर हीरोज के हित में नहीं रहे और उन्होंने हल्क को पकड़ने की वजह से अबोमिनेशन बनाया। अब हमें 5 महीनों बाद का सीन दिखाया जाता है। मेक्सिको के कैथेड्रल में सरपेंट गिरोह ने कब्जा कर लिया था। उन्होंने एक खास मेटल एडमेंटियम को जापान से चुराया होता है। नया कैप्टन अमेरिका सैम विल्सन वहां पहुंच जाता है और वो उन गुंडों को मारने लगता है। गुंडे उसे शूट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर सैम अपनी शील्ड की मदद से बच रहा होता है। उसके पास वकांडा का दिया हुआ नया वाइब्रेनियम सूट होता है, जिससे वो उन गन अटैक की एनर्जी को उनके ऊपर ही वापस छोड़ देता है, जिससे वो गुंडे दूर गिरकर बेहोश हो जाते हैं। जोविकिन टोरेस, जो एयर फार्म का इंटेलिजेंस ऑफिसर हुआ करता था, पर अब वो सैम की हर मिशन में मदद किया करता है। सैम को पता चलता है कि कैथेड्रल के अंदर बहुत से लोगों को होस्टेज बना रखा है, इसीलिए उन्हें बचाने जाता है। पर अंदर सरपेंट सोसाइटी गिरोह का हेड साइड विंडर भी मौजूद होता है। वो अपने लोगों को उन पादरियों को मारने का ऑर्डर देता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि कैप्टन अमेरिका वहां आ चुका है। इसीलिए अपने लोगों को एडमेंटियम पैकेज को लेकर निकलने का ऑर्डर देता है। कुछ गुंडे वहीं रहकर सैम को रोकने की कोशिश करते हैं, पर उन्हें अपनी शील्ड से ही नीचे गिरा देता है और बाकी गुंडों के साथ फाइट करने लग जाता है। टोरेस सैम को बताता है कि 3 गुंडे पैकेज लेकर निकल चुके हैं, पर सैम फाइट में बिजी होता है। इसीलिए अब टोरेस खुद ही उन लोगों को रोकने जाता है, क्योंकि वो अब सैम के कैप्टन बनने के बाद फाल्कन बन चुका है, पर उसे ठीक से सूट कंट्रोल करना नहीं आता। पर फिर भी वो उन गुंडों को आसानी से गिराकर मार डालता है और उस एडमेंटियम पैकेज को हासिल करके बहुत खुश होता है। सैम अब साइड विंडर को पकड़ने आता है। वो उसे कहता है कि तुम्हारा क्लाइंट यहाँ नहीं आया, लगता है कि वो भी तुम्हारी तरह मक्कार निकला। साइड विंडर कहता है कि तुम अपनी फिक्र करो, और वो अपने फाइटर गुंडे से सैम पर अटैक करवा देता है। सैम के पास सुपर पावर नहीं होती, जिससे उसे लड़ने में प्रॉब्लम होती है, पर फिर भी वो उस गुंडे से चोट खाने के बावजूद हार नहीं मानता और उसे मारकर बेहोश कर देता है। साइड विंडर वहां से निकल चुका था। अब बैकअप टीम भी वहां पर आ जाती है। वहीं हमें प्रेसिडेंट रोज को दिखाया जाता है, जिन्हें एक ऑफिसर का कॉल आता है और उन्हें पता चलता है कि कैप्टन अमेरिका की वजह से पैकेज को बचा लिया गया। वहीं टोरेस सैम के पास आ जाता है और उसे कहता है कि तुम्हें मुझे अपने पैतरे सिखाने होंगे, क्योंकि अगर मैं नया फाल्कन बनना चाहता हूँ तो मुझे सब सीखना पड़ेगा। सैम उसे कहता है कि मेरे पास एक बंदा है जो तुम्हें शुरुआत से सारे पैतरे सिखा सकता है। अब वो दोनों बाल्टीमोर में आ जाते हैं, जहाँ वो टोरेस को आइसिया से मिलवाने लाता है। पर टोरेस को लगता है कि आइसिया एक बुरा खड़ूस है, पर आइसिया अपने एक पंच से ही पंचिंग बैग को दूर गिरा देते हैं। उनकी सुपर पावर देखकर वो हैरान होता है और उसे पता चलता है कि आइसिया ब्रेनली है, जो स्टीव रोजर्स के बाद के बने और इन्होंने देश के लिए काफी लड़ाइयाँ लड़ी। वो उनसे कहता है कि मैं आपके 1950 के कोरिया मिशन का काफी बड़ा फैन हूँ, पर आप उसके बाद गायब क्यों हो गए थे। आइसिया बताते हैं कि अमेरिका की सरकार ने मुझे 30 सालों तक कैद रखा और मुझ पर सालों तक एक्सपेरिमेंट्स किए। अब सैम आइसिया के साथ प्रैक्टिस करने लग जाता है। सैम को बिना सूट के लड़कर तीनों फ्लैग्स छुड़ाने थे। आइसिया उस पर अटैक करने लगते हैं। सैम अपनी फ्लेक्सिबिलिटी का इस्तेमाल करके फर्स्ट फ्लैग को हासिल कर लेता है, जिससे वो खुश होता है और वो जल्दी दूसरा भी हासिल कर लेते हैं, पर वो तीसरा फ्लैग हासिल नहीं कर पाता और दूर गिर जाता है। आइसिया उसे संभालने लगते हैं, पर तभी प्रेसिडेंट का सैम को कॉल आ जाता है, जिससे गुस्सा होकर आइसिया वहां से चले जाते हैं। सैम उनके पास जाता है और उनके गुस्से होने की वजह पूछता है। वो बताते हैं कि मुझे ये बात बहुत खलती है कि कैप्टन अमेरिका प्रेसिडेंट की गुलामी करे। वैसे भी वो रोज बहुत ही घटिया इंसान है, जिसके किस्से हर कोई जानता है। सैम कहता है कि मैं जानता हूँ कि आपको प्रेसिडेंट की वजह से जेल में
में रहना पड़ा और उसने मुझे भी एक बार कैद किया था। आयसिया कहते हैं कि अगर तुम्हें भी वो पसंद नहीं तो उसके साथ काम क्यों करते हो? तुम एक आजाद कैप्टन अमेरिका हो, तुम्हारा मकसद लोगों की हिफाजत करना है, ना कि सरकार की गुलामी करना। सैम बताता है कि हालात पहले जैसे नहीं रहे, हमारा देश भटक चुका है। चाहे कोई भी प्रेसिडेंट हो, पर लोगों का मुझे उनके साथ खड़ा देख उन्हें उम्मीद मिलती है। आपको मुझ पर भरोसा रखना होगा। वैसे भी मेरी दोस्त एजेंट टेलर व्हाइट हाउस में काम करती है। रोज ने अगर कोई भी गलत काम किया तो मुझे बता देगी। रोज ने मुझे और टोरेस को व्हाइट हाउस इनवाइट किया है, पर मैंने एक शर्त रखी है कि उन्हें आपको भी इनविटेशन देना होगा। आयसिया चलने से मना करते हैं। सैम उन्हें कहता है कि अगर आप साथ चले तो सभी लोगों के बीच मेरा सीना चौड़ा हो जाएगा। वो मान जाते हैं और अब वो तीनों लिमोजिन में बैठकर व्हाइट हाउस की तरफ निकल जाते हैं, क्योंकि आज व्हाइट हाउस में समिट का आयोजन किया गया जिसमें सभी देशों के लीडर आने वाले हैं। वो जैसे ही व्हाइट हाउस पहुंचते हैं तो उनकी फोटो ली जाती है। टोरेस एक सेल्फी लेता है, तभी एजेंट टेलर सैम को बुलाने के लिए आ जाती है और उसे लेकर प्रेसिडेंट के पास जाती है। रोज सभी लोगों को बाहर भेज देते हैं। रोज सैम को थैंक्स कहते हैं और बताते हैं कि मेक्सिको में तुमने जो मदद की उससे ही वो एडमिटियम पैकेज हमें मिल पाया, जो सभी देशों के साथ गठबंधन के लिए बहुत जरूरी था। साथ ही उसे ये भी बताते हैं कि एवेंजर्स को लेकर हमारे बीच हमेशा अनबन रही है, पर अब तुम्हारी वजह से मेरी सोच बदल गई और मैं चाहता हूँ कि अब तुम मेरी एवेंजर्स को फिर से बनाने में मदद करो। सैम इससे हैरान होता है और पूछता है कि पहले आपने ही सोकोविया समझौते के दौरान एवेंजर्स को अलग किया था, फिर अब आप वापस एवेंजर्स को क्यों बनाना चाहते हो? रोज बताते हैं कि अब मैं बदल चुका हूँ। मेरे पास अभी अमेरिकन की जिम्मेदारी है, जिनमें से आधे लोग जो अभी जिंदा है तो उसकी वजह सिर्फ एवेंजर्स है, क्योंकि थेनोस के चुटकी बजाने के बाद वही लोगों को वापस लेकर आए थे। सैम सोचने के लिए वक्त मांगता है। रोज उसकी बात मान लेते हैं। अब रोज सभी देशों के लीडर को बताते हैं कि इंडियन ओशियन में जब सेलेस्टियल आइलैंड उभर कर आया तो हम सभी देशों के लीडर ने बहसबाजी शुरू कर दी और कई सारे देश उस पर टूट पड़े और उस आइलैंड में मौजूद संसाधनों को हासिल करने के लिए रिफाइनमेंट फैसिलिटी बनाई और माइनिंग शुरू कर दी, जिससे हमने एक नए मेटल एडमिटियम की खोज की, जिससे टेक्नोलॉजी और मेडिसिन में काफी सुधार होगा और ये मेटल वाइब्रेनियम से भी ज्यादा मजबूत है, पर वकांडा की तरह उस पर किसी एक देश का अधिकार नहीं है जिससे हम सभी लड़ रहे हैं। एडमिटियम का पहला सैंपल जापान ने रिफाइन किया, पर उसे जापान से सरपेंट गिरोह ने चुरा लिया, पर उसे कैप्टन अमेरिका और टोरेस ने वापस ला दिया। सभी उन दोनों के लिए तालियां बजाते हैं। रोस आगे बताते हैं कि हम एडमिटियम की वजह से ही समझौता करना चाहते हैं, क्योंकि अगर हमने गठबंधन कर लिया तो हम मिलकर आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन तभी आयसिया को कुछ हो जाता है। वो अपने काबू में नहीं रहते और एक गार्ड की गन लेकर रोज पर फायरिंग करने लगते हैं। सैम उन्हें रोकता है, पर वो गर्दन पकड़कर उसे दूर फेंक देते हैं। एजेंट टेलर रोज को बचाकर वहाँ से निकलने लगती है, पर वहाँ कुछ और भी शूटर होते हैं जो बेकाबू हो गए थे और वह दूसरे देश के लीडर को मारने की कोशिश करते हैं, पर सैम और टोरेस मिलकर उन्हें रोकने लगते हैं। साथ ही वहाँ रोज की एडवाइजर रूथ भी लोगों को बचा रही होती है। आयसिया वहाँ से भागने लगती है, पर अब पुलिस उनके पीछे पड़ चुकी थी और उन्हें चारों तरफ से घेर लिया गया था। सैम भी उन्हें सरेंडर करने को कहता है। आयसिया दुखी हुए कहते हैं कि मैं अपनी आजादी वापस नहीं खोना चाहता। सैम कहता है कि अगर आप भागे तो शायद आप अपनी जान भी खो देंगे। वो सरेंडर कर देते हैं। सैम को काफी गुस्सा आता है और वो प्रेसिडेंट के ऑफिस में पहुंच जाता है। वो उनसे अकेले में बात करने आता है, पर वहाँ रूथ भी आ जाती है जो उनकी सिक्योरिटी एडवाइजर होती है, जो उनकी सिक्योरिटी के सभी मामलों को संभालती है। वो बताती है कि आप पर जिन लोगों ने हमला किया उनमें आयसिया को मिलाकर टोटल 5 शूटर थे। वो सभी सीक्रेट सर्विस और मिलिट्री ऑफिसर थे। ये एक टेररिस्ट अटैक था। सैम उन्हें बताता है कि आयसिया उस वक्त होश में नहीं लग रहे थे, जरूर उनके साथ किसी ने कुछ किया होगा। पर रूथ कहती है कि शायद आयसिया ने यह सब जानबूझकर किया, क्योंकि उन्हें अपने जवानों को बचाने के बावजूद 30 सालों की जेल मिली, जिससे उन्होंने बदले की आग बुझाने के लिए यह सब किया होगा। सैम उन्हें कहता है कि जरूर कोई बड़ी साजिश रच रहा है और जिसने भी आप पर अटैक करवाया वो खुला घूम रहा है। रोज उसकी कोई भी बात नहीं सुनते और कहते हैं कि तुम स्टीव रोजर्स नहीं हो, इसीलिए इस मामले से दूर रहो। सैम गुस्से में वहाँ से निकल जाता है। टेलर उसे समझाने की कोशिश करती है, पर उसकी नहीं सुनता। तभी हम देखते हैं कि रोज सभी से छिपकर एक गोली खा रहे होते हैं। आयसिया को अनकोस्टा जेल में रखा गया था। सैम उनसे मिलने जाता है और उनसे पूछता है कि आपने प्रेसिडेंट पर गोलियां क्यों चलाई। वो बताते हैं कि उस वक्त मेरा खुद पर काबू नहीं रहा। व्हाइट हाउस से मैं कब पार्क में आ गया मुझे कुछ पता ही नहीं चला। वो काफी
भी परेशान होते हैं। उन्हें लग रहा था कि अब वो इसी जेल में सड़ते सड़ते मारे जाएंगे। सैम उन्हें हौसला देता है कि मैं आपको जरूर बचाऊंगा। वहीं टोरेस व्हाइट हाउस की रिकॉर्डिंग को चेक कर रहा होता है, जिससे उसे पता चलता है कि वहाँ आइजिया का फोन अजीब तरीके से ब्लिंक कर रहा था और बाकी के शूटर के फोन भी इसी तरह से ब्लिंक कर रहे थे। वहीं सिक्योरिटी एडवाइजर रूथ भी ये रिकॉर्डिंग देख रही होती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि जरूर इस मामले के पीछे कोई और है जो फोन के थ्रू लोगों को कंट्रोल कर रहा है। वहीं सैम टोरेस के पास जा रहा था, पर तभी उसकी जीएमसी पर साइड विंडर फायरिंग कर देता है। सैम को बचने का मौका नहीं मिलता और वो उस जीएमसी में एक बॉम्ब फेंककर उसके चीथड़े उड़ा देता है। साइड विंडर को लगता है कि उसने सैम का काम तमाम कर दिया और वो अपने क्लाइंट को इस बारे में बताता है जिसने उसे ये काम करने को कहा था। वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है, पर साइड विंडर पुलिस को भी खत्म कर देता है। सैम को कुछ नहीं हुआ था, वो साइड विंडर पर अटैक कर देता है। उन दोनों के बीच फाइट होने लग जाती है। सैम बचते हुए एक स्क्रैप यार्ड में आ जाता है, जहाँ वो एसिड की मदद से दुआ करता है और एक जोरदार अटैक से उसे बेहोश कर देता है और उसका फोन ले लेता है, जिस पर क्लाइंट का फोन आ रहा होता है। क्लाइंट बताता है कि कैप्टन तुमने अच्छी फाइट की, पर तुम्हारे फरिश्ते भी नहीं जानते कि आगे क्या होगा, और वो कॉल कट कर देता है। वहीं रोज पीएम मोदी और फ्रांस के प्रेसिडेंट से बात कर रहे होते हैं ताकि सभी देशों के बीच गठबंधन हो सके, पर वो ये कहते हुए इस बात से इनकार कर देते हैं कि आप अपने घर पर होने वाले हमलों को ही नहीं रोक पाए, फिर भी आप हमसे गठबंधन चाहते हैं। पीएम मोदी कहते हैं कि आपको अभी तक जापान की रजामंदी नहीं मिली, वो इस कॉन्फ्रेंस में नहीं आए। इससे साफ जाहिर होता है कि वो इस गठबंधन के लिए तैयार नहीं है, इसलिए आप पहले उन्हें मनाएं, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। और वो कॉल कट कर देते हैं। सैम अब अपने ऑफिस में पहुंच जाता है, जहां उसके घाव देखकर टोरेस परेशान हुआ कहता है कि तुम्हें क्या हुआ। सैम बताता है कि रास्ते में मुझसे साइड विंडर भिड़ गया, पर अभी वो जेल में है और मैं कुछ दिनों में ठीक हो जाऊंगा। टोरेस बताता है कि तुमने मुझे रूथ की इंफॉर्मेशन निकालने को कहा था, मुझे पता चला कि वो नताशा की तरह ही रेड रूम में ट्रेन हुई, यानी वो भी एक ब्लैक विडो है। सैम उसे साइड विंडर के कॉल की लास्ट लोकेशन को ट्रेस करने को कहता है। टोरेस को पता चल जाता है कि आखिर कॉल वेस्ट वर्जीनिया के कैंप एको 1 से आया था। सैम समझ जाता है कि वो जरूर मिलिट्री का इलाका है, जहां उन्होंने जरूर किसी को कैद करके रखा होगा, क्योंकि वो जगह जंगल के बीचों बीच थी, इसीलिए वो क्लाइंट लीडर जो ये सब करवा रहा है वो जरूर उसी जगह पर होगा। अब वो दोनों वहां जाने के लिए निकल जाते हैं। रूथ जेल में उन शूटर से पूछताछ करने पहुंचती है जिन्होंने रोज पर आइजिया के साथ हमला किया था, पर वहां मौजूद गार्ड खुद के कंट्रोल में नहीं होता और वो उन सभी शूटर को मार डालता है। रूथ उसे रोकने की कोशिश करती है, पर वो खुद को भी शूट कर लेता है। रूथ हैरान होती है, वो देखती है कि उसके वॉकी टॉकी में एक अजीब सा गाना बज रहा है, जिससे ही उसका कंट्रोल खुद पर नहीं रहा, और ये सब वही लीडर कर रहा था जिसने रोज पर अटैक करवाया। रोज अपने प्राइवेट प्लेन से टोक्यो जा रहे होते हैं ताकि वो जापान के प्रेसिडेंट से गठबंधन के बारे में बात कर सके। तभी उसे लीडर का कॉल आता है, जिसे उसे एको 1 में कैद किया होता है, पर अब उसने वहां के ऑफिसर को मार दिया था और वो आजाद हो चुका है। ये लीडर और कोई नहीं बल्कि सैमुअल स्टन होता है, जिसने हल्क के ब्लड से एबोमिनेशन को बनाया था, पर रोज ने सारा इल्जाम स्टन पर डाल दिया, जिससे उसे जेल हो गई। वो रोज को बताता है कि अब बदला लेने का वक्त आ चुका है। सालों से तुमने मेरा इस्तेमाल किया, मेरी बदौलत ही तुम प्रेसिडेंट बने, पर जल्दी सभी को तुम्हारी असलियत पता चल जाएगी। रोज काफी घबरा जाते हैं। वो रूथ को कॉल करके उसे जल्दी से कैंप एको 1 में पहुंचने को कहते हैं ताकि वो स्टन को रोक पाए। वहीं सैम और टोरेस उस कैंप के बाहर पहुंच गए थे। उस कैंप के चारों तरफ सिक्योरिटी मौजूद थी, पर वो सभी से बचते हुए अंदर चले जाते हैं, जहां उन्हें खुफिया लैब मिलती है, जिसे देखकर वो हैरान होते हैं। वो दोनों उस जगह को चेक करते हैं जहां सैम को स्टन का सर्टिफिकेट दिख जाता है। वो समझ जाता है कि ये स्टन की लैब है। साथ ही वहाँ आइजिया और बाकी सभी सोल्जर की फोटो भी लगी होती है। सैम जब फाइल से चेक करता है, उसमें रोज की भी एक फाइल होती है जिसमें उनकी पूरी बॉडी का चेकअप होता है और एक पिल का प्रिस्क्रिप्शन भी होता है जो वो दिन में 3 बार लिया करते थे, और वो वहाँ से गोलियों का एक सैंपल भी ले लेता है। वहीं टोक्यो में रोज जापान के प्रेसिडेंट से मिलने पहुंच जाते हैं और उनसे गठबंधन की बात करते हैं, लेकिन ओजाकी उन्हें कहता है कि आप हमारे प्रति ईमानदार नहीं है। पहले तो आपने हमारा ही एडमेंटियम चुराया और बाद में आपने उसे ही हमें लौटाने का वादा किया। रोज कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। ओजाकी बताते हैं कि मेरी इंटेलिजेंस टीम को पता चला कि वो एडमेंटियम तुमने ही चुराया है, इसीलिए हम कभी
भी एक ऐसे आदमी और देश के साथ समझौता नहीं कर सकते जो रिश्ते निभाना नहीं जानता, सिर्फ छीनना जानता है। वही उस लैब में स्टन भी आ जाता है। सैम उसे कहता है कि तुम वो क्लाइंट हो जिसने मुझे मारने के ऑर्डर दिए और आइजिया को कंट्रोल करके प्रेसिडेंट पर हमला करवाया। स्टन कहता है कि तुमने बिल्कुल सही समझा, इस काम में सरपेंट गिरोह के लोग मेरे वो अहम प्यादे थे जिनके बिना मैं कोई भी जाल बुन नहीं पाता। मेरे दिमाग में इतनी काबिलियत आ चुकी है कि जो भी होने वाला होता है वो मैं पता कर लेता हूँ। सैम उससे पूछता है कि तुम आखिर रोज को मारना क्यों चाहते हो, तो स्टन उसे अपना खौफनाक चेहरा दिखाता है और बताता है कि उसने मेरे दिमाग की गामा रेडिएशन से बनावट बदल दी। उसे जब पता चला कि मैं उसके कितने काम आ सकता हूँ तो उसने मुझे 16 साल तक यही कैद रखा। वो सभी मुश्किलें मेरे तेज दिमाग से हल करता जिससे ही वो प्रेसिडेंट बना। सैम उसे कहता है कि तुम्हें ये खेल बंद करना होगा, तुम्हारी वजह से मेरा दोस्त आइजिया जेल में है। स्टन बताता है कि वो मेरी वजह से नहीं बल्कि उस रोज की वजह से है, क्योंकि उसे पता है कि ये सब मैंने किया है, फिर भी वो इसकी सजा आइजिया को दे रहा है। सैम उस पर अटैक करने की कोशिश करता है पर वो उसे रोक देता है और बाहर के सभी सोल्जर को वहाँ बुला लेता है और उन्हें लाइट सिग्नल की मदद से कमांड देने लगता है, क्योंकि अब उसने एक नया तरीका इजाद किया होता है जिसमें वो लाइट और साउंड की मदद से किसी को भी कंट्रोल कर सकता है। वो सैम और टोरेस पर अटैक करने लगते हैं जिससे स्टन वहाँ से निकल जाता है। सैम और टोरेस एक एक करके उन सभी सोल्जर को बेहोश कर देते हैं और वहाँ से निकलने लगते हैं, पर वहाँ पर और कंट्रोल किए हुए सोल्जर आ जाते हैं। लेकिन रूथ भी वहाँ आ जाती है जो उन दोनों के साथ मिलकर उन सोल्जर से फाइट करती है और उनसे पूछती है कि स्टन कहाँ है। सैम उसे बताता है कि स्टन भाग गया। सैम उसे पूछता है कि तुम हमारी मदद क्यों कर रही हो। रूथ बताती है कि तुम सही थे कि आइजिया ने जानबूझकर हमला नहीं किया, यह सब स्टन कर रहा है। अब वो वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं रोज को पता चलता है कि जापान अपनी एयरफोर्स को सेलेस्टियल आइलैंड पर भेज रहा है ताकि उस पर कब्जा कर सके, इसीलिए रोज भी गुस्से में अपने एयरशिप को वहाँ भेजने का फैसला करता है। सैम अपने दोस्त डेनिस डनफी से मिलने पहुँचता है और उसे स्टन की दवाई का सैंपल देता है ताकि वो पता कर सके कि इसमें क्या मिला हुआ है। और अब वो वहाँ साइड विंडर से बात करता है। वो उसे बताता है कि सालों पहले मेरी पुरानी यूनिट को स्टन मलबे के नीचे दबा हुआ मिला था। वो ब्रूस बैनर के खून से इन्फेक्टेड होने के बावजूद उसे हल्के की ताकत नहीं मिली, पर उसे सुपर दिमाग मिला जिसके लिए कुछ भी करना नामुमकिन नहीं था। रोज ने उसकी मदद नहीं की बल्कि स्टन के खून में गामा को और ज्यादा बढ़ा दिया और स्टन के दिमाग से तरक्की हासिल की और उसे बताया कि अगर वो प्रेसिडेंट बन गया तो उसकी सजा माफ कर देगा, पर उसने ऐसा नहीं किया, इसीलिए वो बदला लेना चाहता है और उसने सरकारी खाते से मेरे बैंक में पैसे ट्रांसफर किए, जिससे जापान की सरकार को लग रहा है कि रोज ने ही एडमेंटियम चुराया और अब जापान और यूएस के बीच जंग छिड़ जाएगी और इसका जिम्मेदार रोस होगा। सैम परेशान होता है। डेनिस से उसे पता चलता है कि रोज इंडियन ओशियन की तरफ निकल गया है जहाँ जापान और अमेरिका के बीच एक बड़ी जंग होने वाली है। वो तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं स्टन एक घर में पहुंच जाता है और उन लोगों को मार डालता है ताकि वो उनके फोन को यूज कर सके। अब हमें सेलेस्टियल आइलैंड को दिखाया जाता है जहाँ स्टन ने 2 यूएस जेट पायलट को अपने वश में कर लिया था जिससे वो जापान की शिप पर अटैक करने बढ़ रहे थे। वहीं सैम भी अब उस वॉर शिप पर पहुंच जाता है जिसमें रोस होते हैं। वो उनसे अकेले में बात करता है और उन्हें बताता है कि स्टन ही आपको और जापान को लड़वाना चाहता है और वो उनसे पूछता है कि आपने कैंप एको 1 में स्टन से टेस्ट क्यों करवाए थे। वो बताना नहीं चाहते थे पर सैम उन पर फोर्स डालता है जिससे वो बताते हैं कि अगर मैं टेस्ट नहीं करवाता तो मारा जाता, क्योंकि मेरा दिल दम तोड़ रहा था और स्टन के अलावा और कोई भी मेरी बीमारी नहीं समझ पाया और उसकी गोलियों की वजह से ही मैं जिंदा हूँ। तभी वहाँ एक ऑफिसर आकर बताता है कि हमारे 2 पायलट ने जापानी शिप पर अटैक कर दिया है, इसीलिए अब सैम और टोरेस उन दोनों पायलट को रोकने जाते हैं। जापान के जेट भी उन पर अटैक करने आ गए होते हैं पर सैम उन्हें समझाता है कि वो दोनों यूएसए पायलट शिप पर मिसाइल भेजने लगते हैं, पर सैम और टोरेस मिलकर उन मिसाइल को रोकने लगते हैं और उन्हें समुद्र में ही ब्लास्ट करने लगते हैं। कैप्टन अपने शील्ड की मदद से गोलियों के अटैक को रोक रहा होता है। वो अब एक पायलट के शिप के विंग को काट देता है। टोरेस उस पायलट को इजेक्ट करके बाहर निकाल देता है। अब दूसरे प्लेन का पायलट भी शिप पर अटैक करने लगता है। कैप्टन उसकी मिसाइल को ब्लास्ट कर देता है। टोरेस भी एक मिसाइल को रोकने की कोशिश कर रहा होता है पर वो मिसाइल उसके पास ही ब्लास्ट हो जाती है जिससे टोरेस घायल होकर नीचे गिर जाता
जाता है। सेम इससे परेशान होता है, पर अब वो दूसरे शिप पर पहुंच जाता है और उसके पायलट को भी सेफली इजेक्ट करवा देता है, जिससे अब जंग रुक जाती है। ईस्टर्न को इससे काफी गुस्सा आता है। टोरेस को हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है, पर उसकी हालत काफी नाजुक होती है, इसीलिए उसकी सर्जरी चल रही होती है। सेम अपने दोस्त के घायल होने से काफी परेशान होता है। बकी उससे मिलने आता है और वो सेम को हौसला देता है, क्योंकि सेम परेशान होता है। उसे लगता है कि स्टीव ने उसे कैप्टन अमेरिका बनाकर गलती की, क्योंकि वो लोगों को बचा नहीं पा रहा। बकी उसे समझाता है कि हम सभी को नहीं बचा सकते। स्टीव भी सभी को बचा नहीं पाया। अब बकी वहाँ से निकल जाता है। वहीं डेनिस को पता चलता है कि उन गोलियों में गामा रेडिएशन के मॉलिक्यूल्स मौजूद है, जिसे खून में मिलने के लिए बनाया गया था, जिससे ही ईस्टर्न रोज को धीरे धीरे हल्क बना रहा है। डेनिस सेम को कॉल करने लगता है, पर ईस्टर्न वहां जाता है जो उसे मार डालता है, क्योंकि वो चाहता है कि सभी लोग रोज का हल्क रूप देखे। सेम भी जब बाहर बैठा हुआ होता है तभी उसके पास ईस्टर्न आ जाता है। वो बताता है कि मेरे सरेंडर करने से ही रोज अपना असली रूप दिखाएगा। सेम उसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम दवाओं से उसके साथ कुछ कर रहे हो, जिसका पता जल्द ही मुझे चल जाएगा। पर वो बताता है कि मैंने डेनिस को मार दिया। मैं तुम्हें बता दूं कि रोस ने मुझे हैवान बनाया, इसीलिए जल्दी वो भी ऐसा ही बन जाएगा। तभी आर्मी वहां आकर उसे पकड़ लेती है। वहीं रोस व्हाइट हाउस के ग्राउंड में मीडिया से बात कर रहे होते हैं। वो उनके सवालों का जवाब देने लगते हैं, पर मीडिया वाले उन पर सवाल उठाने लगते हैं कि आपकी वजह से ही जंग हुई। उन्हें गुस्सा आने लगता है। अब रोस के खून में इकट्ठा हो रहा गामा की वजह से वो हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। सभी लोग रेड हल्क को देखकर परेशान होते हैं। सेम भी वहां जाता है जो उनसे फाइट करने लगता है। रोज का खुद पर काबू नहीं होता और वो हल्क की तरह सभी चीजों को डिस्ट्रॉय करने लग जाते हैं। सेम उन्हें रोक नहीं पा रहा होता। ड्रॉइड वहां आते हैं, पर रेड हल्क उन्हें भी डिस्ट्रॉय कर देता है, इसीलिए वो उन्हें लेकर दूसरी तरफ जाता है। वो उन्हें ईस्ट पोटोमेक पार्क में ले आता है, जहाँ बचपन में रोज अपनी बेटी के साथ आया करते थे। सेम उन्हें समझाने की कोशिश करता है, पर रोज शांत नहीं होते, इसीलिए वो दोनों लड़ने लग जाते हैं। रेड हल्क काफी पावरफुल होता है। वो सेम को जोर से मार रहे होते हैं, पर फिर भी सेम हार नहीं मानता और उनके अटैक से बच रहा होता है। वाइब्रेनियम के विंग से भी कमजोर होने लगते हैं और रेड हल्क एक विंग को तोड़ देता है और उसके मुंह को भी तोड़ने लगता है, पर सेम पेट पर लात मारकर बच जाता है। वाइब्रेनियम विंग में काफी एनर्जी इकट्ठा हो गई थी, जिसके रेड हल्क पर अटैक से काफी तेज एक्सप्लोजन होता है। वो पूरी जगह बर्बाद हो जाती है और वो दोनों दूर गिर जाते हैं। एजेंट टेलर सेम को मलबे से बाहर निकालती है, पर रेड हल्क अभी भी शांत नहीं हुआ होता, पर वो जख्मी हो चुका होता है। वो रोज से कहता है कि आप जो बन चुके हो वो आप खुद नहीं चाहते। आपने बहुत गलत काम किया है, पर आप उन्हें सुधारने की कोशिश कर रहे हैं और यही मौका है आपको दुनिया को साबित करने का कि आप बदल चुके हो, और इससे आप अपनी बेटी को भी साबित कर पाएंगे कि आप पहले की तरह गुस्से नहीं रहे। रेड हल्क शांत हो जाते हैं और अब वो वापस से रोज के रूप में नॉर्मल हो जाते हैं, जिससे उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। सेम अब अपने दोस्त आइजिया को भी जेल से रिहा करवा लेता है, जिससे वो काफी खुश होते हैं। और अब न्यूज में दिखाया जाता है कि सभी देश गठबंधन के लिए तैयार हो गए थे और अब सभी साथ मिलकर एडमेंटियम पर काम करेंगे। सेम टोरेस से मिलने जाता है, जो अब काफी हद तक रिकवर हो चुका है। सेम उसे बताता है कि अब हम एवेंजर्स की एक नई टीम बनाएंगे, जिसमें तुम भी शामिल होगे। इससे वो खुश होते हैं। सेम बेटी के साथ रोज से मिलने के लिए राफ्ट में जाता है, जहां अब उन्हें हल्क बनने की वजह से कैद किया होता है। रोज अपनी बेटी से मिलकर खुश होते हैं। फिर हम पोस्ट क्रेडिट सीन देखते हैं, जिसमें सेम जेल में ईस्टर्न से मिलने आता है। ईस्टर्न उसे बताता है कि अब दूसरी दुनिया से जल्दी कई खतरे आने वाले हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कर देना।